हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से एक नए एक्ट की शुरुआत करेंगे जो कि पेपर 7 के लिए यूजफुल रहेगा। ये जो एक्ट है ये फिर से बात करेंगे हम। बेसिकली पिछले एक्ट में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? मेनली एससी लोगों के बारे में, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, जिनके ऊपर सालों से, जनरेशन से एग्जिबिट, इन लोगों के ऊपर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है। ठीक है, छुआछूत की प्रथा। अब क्या हुआ, एक और ऐसे कुछ एविल हैं जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारे, इन्हें एट्रोसिटीज यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, इन्हें अत्याचार जनरेशन से सहने पड़े हैं। और ये जो अत्याचार हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे एट्रोसिटीज या अत्याचार की डेफिनेशन इसी एक्ट के सेक्शन 3 में लिखी हुई है और बहुत ही डिटेल में ये सारी की सारी डेफिनेशन को इलाबोरेट किया गया है। ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन है उसमें हम देखेंगे सोशल बॉयकॉट से लेकर आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार से लेकर बहुत सारे अलग अलग वेस हैं जिसमें किसी भी पर्सन को क्या किया जा सकता है, एक तरीके से एट्रोसिटीज के से एक्सपोज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या हो गया, 1989 में एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया ताकि जो एससी और एसटी जो जनरेशन से पीछे चलते आ रहे हैं, हम आम जनरल लोगों की अपेक्षा उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो पिछड़ चुका है। क्यों पिछड़ा है? क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार थे, जो राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी थे, वो इन वर्गों को हमारा जो संविधान जो गारंटी देता है वो इन लोगों को एक्चुअल लेवल पर कभी भी मिला नहीं है। इसी वजह से कुछ स्पेसिफिक राइट्स दी गई है और उस राइट को प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया, वो है शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो बिफोर एनीथिंग, कुछ भी शुरुआत करने के पहले आई थिंक ये तो आपको पता ही है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट क्या है और शेड्यूल ट्राइब क्या है। इनकी जो डेफिनेशन है कहीं पर भी हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होता क्या है, डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन दोनों का क्या है, एक ही प्रोसेस है जो हमारे संविधान में दिया गया है। कैसे किसी को शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में एंटर किया जाता है। तो जब पहली बार संविधान शुरुआत हुआ था तब क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने एक लिस्ट बनाई, हमारे राष्ट्रपति ने एक लिस्ट बनाई और जो भी कास्ट के लोगों को एससी एसटी में करना था उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने, संसद ने हर बार लिस्ट में समय समय पर क्या करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं। और उसमें क्या हुआ, ये लिस्ट दोनों की जो सेपरेट लिस्ट है उसमें कुछ लोगों को ऐड करते रहते हैं, कुछ जाति के लोगों को, और कुछ जाति को रिमूव करते रहते हैं। इसी समय से 1950 में पहली बार क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने ऐड किया 1950-51 में। उसके बाद 51 से लेकर अभी तक जितने भी चेंजेस आए हैं वो किसके द्वारा है, वो संसद के बिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके जरिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो इस तरीके से हमारे पास एससी और एसटी की लिस्ट आर्टिकल नंबर 366 में इनकॉर्पोरेट की जाती है। ठीक है, ये एससी की लिस्ट है। अब हम इसी के एक्ट के बारे में बात करेंगे आगे और काफी डिटेल में फिर से बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक आप इन क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं, आप सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार पढ़ लूं और सिर्फ मेंस में जाकर लिख दूं, तो नहीं होगा। इस वजह से मैं क्या करूंगा, जो एक्ट हो चुके हैं या जो एक्ट अभी भी चलते जा रहे हैं, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फिर से ऐड करना स्टार्ट करूंगा। ट्राई करिएगा, आप प्लीज उसका आंसर लिखिए और हो सके तो ग्रुप में भी पोस्ट कर लीजिए। याद रखिए, आज यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा आंसर नहीं लिख रहा हूं, 4 लोग मुझ पर हंसेंगे, तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फाइनल डे में जिस दिन हम आंसर लिखें, बिल्कुल मस्त से अपना बेस्ट वर्जन ऑफ आंसर लिखें। तो बिल्कुल हिचकिए मत आंसर लिखने में, शेयर करने के लिए कि सामने वाला क्या कहेगा या सिर्फ मैं ही लिख रहा हूं। दिस शुड नॉट बी योर माइंडसेट। पहले दिन से लिखिए आंसर, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लगातार इंप्रूव करने की आपको सोचना है। तो आज मैं 1-2 क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा,
प्लीज उन्हें जरूर अटेम्प्ट करिएगा और ग्रुप में आप अपने आंसर्स भी शेयर करिएगा। मैं भी उन्हें पर्सनली चेक करूंगा और उसमें फीडबैक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला सेक्शन 1 हमेशा किसके बारे में होता है, किस क्षेत्र में लागू होता है, कब लागू होता है, ये सब रहता है। तो ये किस क्षेत्र में लागू होता है, ये जो एक्ट है पूरे के पूरे भारत में, इंडिया में ये पूरी की पूरी तरह से लागू किया गया है। 2019 के पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस स्टेट था, तब क्या होता था, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होता था, पूरे भारत में लागू होता था एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट 2019 के बाद से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये कानून लागू हो गया है। तो अब भी आज की डेट में पूरे के पूरे भारत में ये कानून लागू होता है। नेक्स्ट हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं, जो सेक्शन 2 के बारे में बात करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूरता या एट्रोसिटी की। तो देखिए, एट्रोसिटी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिफाइन किया गया है, जो हम पढ़ेंगे अगले ही सेक्शन में, सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 में एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। आप देखिएगा आज की क्लास का मेजर पोर्शन जो है 90% समय हमारा किसमें चले जाएगा, एट्रोसिटी या क्रूरता को डिफाइन करने में ही। बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्रूरता को डिफाइन किया गया है। तो वो सारी ऑफेंसेस जो सेक्शन 3 में लिस्टेड हैं, जो कि एक क्राइम है, अपराध माना जाता है, और जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो सारी की सारी क्या होता है, क्रूरता के रूप में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडेंट यानी कि आश्रित। अब देखो, जैसे हम मान लो घर में, आपके घर में एक है फादर, ठीक है, दूसरे हैं दूसरी मदर हैं, और आप लोग 2 लोग हो, मान लो ये आप हो, खुद हो, चिल्ड्रन 1, और दूसरा है आपका भाई या बहन, चिल्ड्रन 2। मान लेते हैं आपके केस में केवल और केवल आपके फादर ही ब्रेड अर्नर हैं, यानी कि केवल और केवल यही जो है आपके फादर ही अर्न करते हैं, फैमिली मेंबर, और फैमिली के सभी मेंबर का जो गुजारा होता है वो इन्हीं की आय से होती है। तो ये जो सारे पर्सन हुए, मदर और दोनों चिल्ड्रन, वो क्या हो गए, वो दोनों हो गए आश्रित, वो तीनों लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट किसके ऊपर, फादर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इनकम और बाकी सारी चीजों में, ठीक है। तो इन्हें कहेंगे आश्रित मेंबर्स। तो होता क्या है, अब यदि मान लो ऐसे ही फादर है, फादर के केस में क्या हो गया, उनकी वाइफ और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपने इनकम सोर्स के लिए डिपेंडेंट हैं, या उनके कोई भाई बहन हो गए जो अनमैरिड हो, 18 साल से उम्र के कम हो, तो वो भी क्या होंगे, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट कब होंगे, जब वो अपने खर्चे पानी के लिए, अपने मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए वो उसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है जो उन्हें इनकम प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, घर का एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है डिफाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट। अब देखिए, अब होता क्या है, अब एक चीज में आपको एक सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि जो ह्यूमन होता है ना, वो एक प्रकार से सामाजिक सोशल एनिमल होता है, ठीक है। हम भी सोशल एनिमल हैं। बाय सोशल एनिमल हमारा मतलब ये होता है कि हम समाज में रहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमें रहने के लिए क्या चाहिए, यदि समाज में हमारे पास रिश्ते नहीं होंगे, कोई प्यार करने वाला होना चाहिए जो हमें प्यार करे, और कोई हम जिससे प्यार कर सके, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई दूसरे टाइप के रिलेशनशिप हो, या घर के बच्चे हो, घर के बड़े हो। जब तक हम समाज में किसी से प्यार और वाले रिश्ते में नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ एक डिपेंडेंट, एक हैप्पी रिलेशन में नहीं रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे, हम मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और इसी को बहुत बार क्या होता है, जो प्रताड़ना, एट्रोसिटीज की जाती है, इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, देखा होगा आपने, कोई बहुत ही खतरनाक क्या रहे, क्रिमिनल रहे, तो उसे क्या किया जाता है, सॉलिटरी इंप्रिजनमेंट। सॉलिटरी इंप्रिजनमेंट क्या होता है, अकेले एक जेल में बिल्कुल बंद कर दिया जाए।
क्या है भैया? ये एक टॉर्चर है। क्यों टॉर्चर है? क्योंकि ह्यूमन सोशल एनिमल है, उसको चाहिए चार लोग बात करने के लिए। आपने उसे एक चार दीवार में जब कैद कर दिया, किसी से मिलने से नहीं दिया, तो क्या हुआ? ये उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा मेंटल टोल लेता है। इसी वजह से एक प्रकार का इसी का दुरुपयोग किया गया है हमारे समाज में, और वो जो होता है वो पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आप देखोगे दो फॉर्म में किया गया है, सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट। सोशल मतलब कि सामाजिक बहिष्कार, और इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक बहिष्कार। इकोनॉमिक मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में भी आप समझो, मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? दो लोगों का सहयोग चाहिए, जिनसे मैं कुछ प्रोडक्ट लूं और जिनको कुछ बेचूं। यदि ये मेरे को प्रोडक्ट सप्लाई करने से या मुझसे प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी फैक्ट्री में लेबर आके काम करें, यदि लेबर मना कर दें कि हम आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे क्योंकि आप एससी हो, आप एसटी हो, तो क्या होगा? मैं अब क्या कोई काम कर पाऊंगा? क्या मैं समाज में सुरक्षित रह पाऊंगा? क्या मैं अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट। तो बात समझ में आई? इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या होगा कि किसी भी पर्सन ने इसलिए मना कर दिया उसके लिए काम करने के लिए, उससे काम करने के लिए या उसके साथ बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एससी या एसटी कैटेगरी का एक मेंबर है। सिमिलरली कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो आमतौर पर किया जाता है वो करने से उसने क्या कर दिया? ऐसा कॉमनली एक्सेप्टेड बिजनेस टर्म्स को इनकार कर दिया, जस्ट क्योंकि वो मेंबर एससी एसटी है। या फिर किसी भी सेवाओं से लेने या देने से मना कर दिया, तो क्या होगा? उसे कहलाया जाएगा इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट, आर्थिक बहिष्कार क्यों किया जाता है? ताकि उस समाज के तबके को क्या किया जाए? अलग कर दिया जाए, और ये एक तरीके से एट्रोसिटी मानी जाती है, क्रूरता मानी जाती है इस एक्ट के अंदर। इसी का दूसरा वर्जन क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं सबसे पहले सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट मतलब क्या हुआ? सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार में क्या होता है? हम उस पर्सन से रिश्ता बनाने के लिए ही ठुकरा दिए, यानी कि किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाने के, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध बनाना या बरकरार रखना, मेंटेन करना, क्या किया गया? वो किसी मजबूरी की वजह से, और यह हम स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या डाला जा रहा है? सोशल प्रेशर डाला जा रहा है, सामाजिक दबाव डाला जा रहा है। उस सामाजिक दबाव की वजह से एक पर्सन या एक मेंबर जो एससी एसटी ग्रुप का हो, एक एससी एसटी कम्युनिटी का सदस्य हो, उसके साथ क्या किया जा रहा है? उसके साथ सारे सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशन को क्या किया जा रहा है? कैंसिल किया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके? उसको अकेले छोड़ दिया जाए, उसे आइसोलेट कर दिया जाए, समाज में वो अकेला पड़ जाए। इस इंटेंशन से जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है सामाजिक बहिष्कार। समाज के सारे लोगों ने क्या किया? एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के लोग हैं, किसी कारणवश उसे सोशली आइसोलेट करने के कारण क्या किया गया? उसके साथ सारे सामाजिक रिश्ते, सारे सोशल रिलेशन को कैंसल आउट करने की इच्छा से ये उसके रिश्ते को कैंसिल कर दिया। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक। लोक सेवक क्या होता है? लोक सेवक मतलब कि कोई भी सरकारी अफसर हो, कोई भी सरकारी अफसर को क्या करना रहता है? सरकार की जो महत्वपूर्ण ड्यूटी दी गई है उसे क्या करना है? वो सारी ड्यूटी पूरी करना है। लेकिन यदि वो पूरी नहीं कर रहा है तो वो दिक्कत होगी, वो इस एक्ट के अंदर हम आगे देखेंगे कि उसे दोषी माना जाएगा। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होगा? ऐसा कोई भी सर्वेंट जो सरकारी ऑफिसर में, जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 के अंदर अपॉइंटेड है। आईपीसी सेक्शन 21 में यही कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट होता क्या है। तो ऐसा कोई भी सरकारी ऑफिसर जो आईपीसी के अंदर या किसी भी कानून के अंदर सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है। कौन सा सरकार? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, दोनों में से किसी भी सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो क्या कहलाएगा? वो लोक सेवक कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल कोर्ट, यानी कि अनन्य विशेष न्यायालय। अब देखो, न्यायालय स्पेशल कोर्ट क्या होता है? बहुत बार क्या किया जाता है ताकि केसेस जो हैं जल्दी निपट जाए,
इसी वजह से कई बार एक सेपरेट कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है या किसी एक कोर्ट को ड्यूटी दे दी जाती है कि भैया ये वाले केसेस तुम जल्दी निपटाओ, तो उसे कहलाता है स्पेशल कोर्ट। तो ऐसे सभी कोर्ट जो सेक्शन 14 के अंदर इस 1989 के अधिनियम के अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं, ताकि ये जो एससी और एसटी के जितने भी क्रूरता वाले केसेस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, वो कौन से कोर्ट कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विशेष न्यायालय। वो सेक्शन आपको ध्यान रखना है 14 के अंदर सेटअप किए गए हैं। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट होगा विक्टिम यानी कि पीड़ित। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो एक्ट है, ये एक्ट का क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। तो ये ध्यान रखना, ये एट्रोसिटी से किसको बचाना है? आपको एट्रोसिटी से बचाना है एससी और एसटी को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को बचाना है। बात समझ में आई? इसे ही हम कहते हैं ये इसे बचाना है। तो आप देखो, जब इन्हें बचाना है तो विक्टिम कौन होगा? विक्टिम होगा सिर्फ और सिर्फ एससी या एसटी। ठीक है, तो ऐसे सभी इंडिविजुअल या सदस्य जो एससी या एसटी के लोग हैं, एससी या एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उन्हें क्या किया गया है? उन्हें कुछ हानि पहुंचाई गई है। हानि कैसे पहुंचाई जाती है? हानि पहुंचाई जाती है 2 लेवल पर। हार्म कैसे पहुंचाया जा सकता है? नंबर 1 हार्म यह पहुंचाया जा सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, नंबर 1। दूसरे लेवल पर क्या किया जा सकता है? उनको क्या किया जाए? प्रताड़ित किया जाए, उनके ऊपर एट्रोसिटीज कंडक्ट की जाए। तो वो एट्रोसिटीज कैसी हो सकती है? वो प्रताड़ना हो सकती है शारीरिक, जैसे कि फिजिकल पेन पहुंचाया जाए, मेंटल पेन हो सकती है, जैसे कि जिसे हम कहेंगे मानसिक, या तो हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक पेन। ठीक है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इस तरीके की कोई भी पेन कॉज की जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विक्टिम। यानी कि ऐसा कोई भी एससी या एसटी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य जिसे कि समाज के किसी गैर एससी एसटी यानी कि इन लोगों ने क्या किया है? किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दी है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या भावनात्मक हो, ऐसी कोई भी प्रकार की प्रताड़ना दी है, और या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी को क्या किया हो? हार्म किया हो, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया हो या डैमेज किया हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विक्टिम। ठीक है, यानी कि वो पीड़ित हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटनेस यानी कि गवाह। तो सिंपल सी बात है यार, अब देखो, एक जो होता है, एक होता है कल्प्रिट, कल्प्रिट जिसने गुनाह किया। विक्टिम क्या होता है? जिसके ऊपर गुनाह हुआ। इस केस में कौन होगा? एससी या एसटी मेंबर का सदस्य। और जब कल्प्रिट इस विक्टिम के ऊपर अत्याचार कर रहा था तो एक किसी ने देख लिया, विटनेस बन गया, तो वो कहलाएगा क्या? विटनेस। सिंपल सी बात है। तो विटनेस को एक ही तरीके से डिफाइन किया जाएगा। ऐसा कोई भी सदस्य, क्या विटनेस का एससी एसटी होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। विटनेस कोई भी कैटेगरी का इंसान हो सकता है, एससी का हो, एसटी का हो या जनरल कैटेगरी का हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसे यह पता है कि इस विक्टिम के साथ क्या हुआ है, कोई भी प्रकार की प्रताड़ना हुई है जो हमने पढ़ा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया गया है, ऐसा पर्सन विलिंग है, ऐसा पर्सन खुद स्व इच्छा से क्या करना चाह रहा है? किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या फिर ट्रायल में, किसी भी प्रकार की पूछताछ और परीक्षण में अपना पूरा सहयोग दे रहा है। कैसे सहयोग दे रहा है? चाहे वो इंफॉर्मेशन देकर या फिर कोई स्टेटमेंट देकर या कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो इस बात को प्रूव करता है उसको पेश कर कर इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या कर रहा है या पुलिस को क्या कर रहा है? पूरा सहयोग दे रहा है कि इस एससी या एसटी के सदस्य के खिलाफ प्रताड़ना हुई है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी जुर्म जो कि एससी या एसटी से के साथ हुआ है उससे परिचित हो और वो क्या कर रहा है? वो उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है और फाइनली इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी को कंडक्ट करने में पूरा सहयोग दे रहा है, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा विटनेस या गवाह। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 3। ये जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है,
एट्रोसिटीज। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। सेक्शन 3 इस एक्ट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ऐसा, अब सिंपल सी बात है, अब देखिए एट्रोसिटी किसके अगेंस्ट की जाएगी, विक्टिम के अगेंस्ट की जाएगी। और विक्टिम कौन है, सिर्फ और सिर्फ एससी या एसटी समुदाय का ही सदस्य हो। बात समझ में आई, वो कहलाता है विक्टिम। एससी या एसटी का ही सदस्य हो, वो कहलाता है विक्टिम। बात समझ में आई। तो यदि वो एससी या एसटी सदस्य का मेंबर है, ठीक है, एससी या एसटी समाज का सदस्य है या मेंबर है, और उसके खिलाफ कोई प्रताड़ना की जा रही है, वो प्रताड़ना किस किस फॉर्म में है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे विक्टिम। अब देखिएगा प्रश्न ये आता है, अब आप जब देखोगे कि कितनी चीजों को एट्रोसिटी कहते हैं, तो ये जो है बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को डिफाइन किया गया है। प्रश्न ये उठता है, इतनी डिटेल में इन एट्रोसिटीज को डिफाइन करने का क्या मतलब है। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझना है। यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यदि देखोगे तो ये जो डिटेल इसलिए दिया जाता है ताकि जब भी कोर्ट फैसला दे तो क्या हो, किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे, डिलेमा ना रहे, और जो लॉ बनाने वालों की जो आशंका थी वो बहुत क्लियर हो जाए। इस वजह से बहुत ही डिटेल में प्रोविजंस दिया गया है। ठीक है, तो एट्रोसिटीज क्या क्या है, यानी कि क्या क्या अत्याचार है। सबसे पहला देखिए, किसी भी प्रकार के अखाद्य पदार्थ को या ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस यानी कि अप्रिय सब्सटेंस को किसी एससी या एसटी सदस्य कम्युनिटी के सदस्य के मुंह में जबरदस्ती डालना। ठीक है, कोई अखाद्य पदार्थ को या अप्रिय पदार्थ को जो कि मुंह में डालने योग्य नहीं है, उसे जबरदस्ती यदि किसी एससी या एसटी मेंबर के लोगों के मुंह में डाल दिया जाए, नंबर 1। दूसरी चीज क्या हो सकता है, यदि एक्सक्रीटा यानी कि किसी भी प्रकार का सीवेज मटेरियल हो गया, मलमूत्र हो गया, या तो फिर शव जो हो गया वो किसी एससी या एसटी मेंबर के घर के, ऑफिस के, प्रीमाइसेस के पास फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया, ताकि एससी या एसटी मेंबर को चोट पहुंचाया जाए, उसे परेशान किया जाए, या सिंपली चोट पहुंचाने की आशंका से फेंका जाए, तो यह भी क्या है, यह अत्याचार है या एट्रोसिटी है। नेक्स्ट हम बात किया जाए, उसे चप्पल या जूते का माला पहनाना। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, उसे नग्न अवस्था में परेड कराना, उसके मुंह पर कालीख पोतना, बॉडी पर कालीख पोतना, ऐसे सारे चीजें क्या होगी, ये सारे के सारे चीज जो मानव गरिमा को, ह्यूमन डिग्निटी को ही हैम्पर करे, जो उन्हें ह्यूमन डिग्निटी अचीव नहीं करने दे, वो सारे के सारे एक्ट होंगे एट्रोसिटीज। बात समझ में आई। नेक्स्ट लेवल पर आप देखोगे, जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर लेना, ऑक्यूपाई लैंड, या तो जो लैंड रिकॉर्ड है उसी के साथ छेड़छाड़ करना, ये सारे के सारे क्या होंगे, एट्रोसिटी मानी जाएगी। या तो उनके अधिकारों को एंजॉय करने के लिए क्या करना, रोक डालना, जैसे कि क्या होगा, फॉरेस्ट राइट्स नहीं एंजॉय करने देना, जैसे कि उन्हें पानी, जो कॉमन फैसिलिटी है वहां से पानी लेने की सुविधा ना लेने देना। नेक्स्ट है, उनके जो क्रॉप्स हैं उनको हानि पहुंचाना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एट्रोसिटीज हैं इस एक्ट के अंदर। ऐसे ही लैंड रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया, लैंड रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना, लैंड रिकॉर्ड्स जबरदस्ती क्या करना, इनकी लैंड को किसी और के नाम से ट्रांसफर कर देना, या इनकी लैंड पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, या इनकी लैंड का जो प्रोड्यूस है उसे लेकर बेच देना, ऐसा करके कि धमकी दे दिया, आप ये नहीं करोगे तो आपकी जान को खतरा है, हम आपको चोट पहुंचा देंगे। ये सारे के सारे काम क्या है, एट्रोसिटीज है। बात समझ में आई। नेक्स्ट है, इनसे क्या करना, बेगार कराना। बेगार क्या होता है, फोर्स्ड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी कराना इन लोगों से, और या तो कुछ काम करा रहे हैं तो ऐसा काम जबरदस्ती कराना जो इनकी क्या हो, जो इनकी टोटल यदि हम बात करें, जो इनकी कास्ट के बेसिस में
जो है नीच जाति के काम समझे जाते हैं वो इनसे जबरदस्ती कराना। जैसे कल मैंने आपको बताया था मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो अनट्रीटेड सीवेज मटेरियल है इनसे उठवाना, शव जो है इनसे हैंडल करवाना, जो कब्र है या बरियल है, क्रिमेशन ग्राउंड है उसे खोदना या डेड बॉडीज को इनसे जबरदस्ती हैंडल करवाना, ये सारे के सारे इश्यूज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका क्या करें, यदि हम पॉलिटिकल की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स में क्या करने दिया जाए, इन्हें क्या किया जाए, कंपेल किया गया कि तुम भैया SC ST हो, तुम वोट नहीं कर सकते, या वोट कर रहे हो तो चुपचाप इसी को वोट करो। यदि ये किसी के मेंबर बन चुके हैं पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के, चाहे वो चेयरपर्सन हो या सदस्य हो, तो भी क्या किया जाए, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया जाए, उनको फोर्सफुली क्या किया जाए, उनको फोर्सफुली एक चीज के लिए पुशअप किया जाए, ठीक है। या तो क्या किया जाए, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो नॉमिनेशन फाइल जो है नॉमिनेशन हटाने के लिए इन्हें मजबूर किया जाए, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कोई भी इनके खिलाफ एक जो कानूनी प्रोसीडिंग्स जबरदस्ती की लगाकर इनको थ्रेटन करना, वो भी क्या करना माना जाएगा, एट्रोसिटीज मानी जाएगी, ठीक है। गिव फॉल्स और फिरवल्स इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी लोक सेवक को क्या बोला गया कि आप इनके SC या ST के अगेंस्ट गलत इंफॉर्मेशन देकर एक केस इनके खिलाफ इनिशिएट कर दिया, तो ये सारे क्या हैं, जो है प्रोसीडिंग्स है, एट्रोसिटीज, इनको जलील करना, समाज में ह्यूमिलिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई SC या ST विमेन है, उन्हें क्या किया, उनके बिना कंसेंट के, उनके बिना इच्छा के क्या हो गया, उन्हें सेक्सुअली टच किया, ठीक है। यौन संबंध बनाने की आशा से किसी SC या ST महिला को अननेसेसरी क्या किया, टच किया बिना उनकी इच्छा से, ठीक है। ऐसा ही क्या किया जाए, यदि ये कोई SC या ST यहां से पानी लेते हैं किसी कॉमन प्लेस से, उन्हें क्या किया जाए, उसको इंटेंशनली उसे खराब कर दिया जाए, उसके पानी को गंदा कर दिया जाए, या फिर ऐसे कोई भी चीज है जहां पर वो कस्टमरी राइट प्रैक्टिस करते हैं, उस राइट को प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया जाए, बाधा डाली जाए, तो ये सारी क्या होंगी, एट्रोसिटीज होंगी। इसके अलावा आप देखोगे उन्हें अपना गांव, अपना घर, अपना समाज छोड़ने के लिए क्या किया जाए, जबरदस्ती पुश किया जाए। इसके अलावा इन्हें किसी भी पब्लिक प्लेस में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो, नहाने वाली जगह हो, बाथिंग आर्ट, रिवर, लेक्स, या फिर कोई कॉमन मार्केट हो, ऐसी जगह पर रोकने पर इनको एंटर करने के लिए क्या किया जाए, रोका जाए, तो वो भी एक परेशानी है। अब देखो बहुत सारी चीज मैं बता दिया, अब बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि सर एट्रोसिटीज इतनी सारी है तो हम कैसे याद करें। तो यार देखो, एक्ट में ऐसे क्लासिफाई करके नहीं दिया है, क्या हम अपना दिमाग यूज करके इसे थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं, और क्लासिफाई करके आप देखोगे यदि हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं आसान हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे क्या है, सबसे पहले इन्हें चोट पहुंचाने की आशंका से किया गया है, तो सबसे पहले यदि मैं बोलूंगा फिजिकल हो जाना, यानी कि शारीरिक कष्ट देना, वो बन जाएगा एट्रोसिटीज, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, इनको इनकी जो डिग्निटी है, जैसे इनसे क्या किया, इनके कंपाउंड में माल मूत्र फेंक दिया गया, डेड बॉडी फेंक दी गई, और कई बार ऐसे फेंका जाता है कि उनको चोट भी पहुंचाई जाती है, तो ये आ गया फिजिकल में। लेकिन कुछ चीजें जो हैं उनकी डिग्निटी को या उनके इमोशनल सपोर्ट को हैम्पर करने के लिए होगी, तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या होता है, उनको इमोशनल लेवल पर किस किस लेवल पर अफेक्ट किया जा सकता है, इसको इमोशनल की जगह मेंटल लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा। जैसे कि उनको नग्न अवस्था में परेड कराना, मुंह पर कालिक पोत देना, कपड़े फाड़ देना, ठीक है, उनके कंपाउंड पर मलमूत्र जैसी चीजें फेंक देना। इसके बाद आप आ जाओगे, अब देखो इसके बाद क्या आएगा कि इनके जो मौलिक अधिकार है, राइट्स, वो राइट्स को क्या करने दिया गया, इंजॉय करने नहीं दिया गया। जैसे होता क्या है, जैसे कि आप मानोगे फॉरेस्ट राइट, ठीक है, जैसे कि इनको पानी नहीं लेने दिया गया, और इसी के साथ ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर राइट्स। दूसरे लेवल पर क्या हम बोल सकते हैं, इनकी जो कलेक्टिव राइट्स होती हैं, सामूहिक अधिकार, उन्हें भी रोका जाए। सामूहिक अधिकार क्या क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा टेंपल में विजिट करना,
अपना रिलीजन मेंटेन करना, अपने जो समाज के जो ट्रेडिशंस हैं उनको मेंटेन करना, उनको आगे कंटिन्यू करना, उसको भी वंचित करना। ठीक है, इसके बाद क्या हो, इनके क्या किया जाए, आर्थिक या सामाजिक लेवल पर इन्हें बहिष्कार किया जाए। तो यदि हम इन्हें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या किया जाए, जैसे कि जबरदस्ती इनसे क्या किया जाए, बंधुआ मजदूरी किया जाए, इनकी जमीन के साथ छेड़छाड़ की जाए, इनकी जमीन ले ली जाए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सिमिलरली इनसे कोई जबरदस्ती निम्न जाति वाले काम कराए जाए, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल राइट्स है उन पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करने नहीं दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो जो कॉमन प्रॉपर्टी वाला है वो यहां पर बता दिया, कलेक्टिव राइट्स, यानी कि कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, विटनेस में यहां पर इन्हें जाने के लिए मना किया जाए, चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाए, उन्हें यूज करने से मना किया जाए, जस्ट बिकॉज आप एक एससी या एसटी के मेंबर हो। बात समझ में आई। इसी प्रकार कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या व्यापार, कोई भी व्यापार, बिजनेस जो है, सर्विस है, वो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाए, तो भी क्या है, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक एट्रोसिटी है। या फिर उन्हें कोई फिजिकल या मेंटल हार्म कॉज किया जाए, या फिर उन्हें क्या किया जाए कि आप विच क्राफ्ट करते हो, यानी कि जो काला जादू है वो सब करते हो, उस बेसिस पे आप उसे जलील कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार की एट्रोसिटी हो। ठीक है, इंपोजेस और थ्रेटन सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट हमने बात करी है। ये सारे एक्ट में क्या होगा, सजा मिलेगी 6 महीने से लेकर 5 साल तक, और फाइन भी अलग लगेगा। समझ में आई बात। ये सारे एक्ट हैं एट्रोसिटीज को। आई नो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन यदि आप क्लासिफाई करोगे तो बहुत ही इजी है। 6 या 7 कैटेगरी आप बना लो। सबसे पहले आप समझो कि आर्थिक इकोनॉमिक लेवल पर क्या क्या किया जा सकता है, दूसरे लेवल पर इंडिविजुअल सोशल राइट्स, तीसरे लेवल पर इंडिविजुअल की जगह आप कलेक्टिव सोशल राइट्स कर दो, पॉलिटिकल राइट्स कर दो, फिजिकल राइट्स कर दो। ये सारे को कोई भी हनन करेगा तो वो हो जाएगा एट्रोसिटीज। ठीक है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसका हम क्या करेंगे, एक मॉडल आंसर लिखेंगे, कल मैं आज पोस्ट करूंगा, आप प्लीज ट्राई करिएगा लिखने का, और फिर हम अलग अलग लेवल पर देखेंगे कैसे हम एक अच्छा मॉडल आंसर लिख सकते हैं इस पूरे में। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे के पूरे एक्ट का, इस वजह से मैंने बहुत डिटेल में ये कराया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये प्रोविजन बता दे रहा हूं, अभी और कंटिन्यू हो रहा है। बस एट्रोसिटीज क्या क्या है वो डिफाइन हो चुकी है अभी तक। अब देखिए, अब क्या हुआ, ये सारे लोगों में एट्रोसिटी को डिफाइन कर दी गई, और जो एट्रोसिटीज डिफाइन की गई है उसमें क्या किया गया है, यदि इस तरीके के जो काम हमने पढ़ा, जैसे कि मुंह पर कालिक पोत देना। ठीक है, अभी रिसेंटली पिछले साल क्या हुआ था, आपने देखा होगा, जब एमपी का इलेक्शन हो रहा था, तो एमपी के इलेक्शन में क्या हुआ था, किसी एससी के ऊपर ने किसी एक पार्टी के नेता ने यूरिनेट कर दिया था, और वो एक बड़ा सा इलेक्शन एजेंडा बन चुका था। क्यों बन गया था एजेंडा, क्योंकि अभी हमने एक प्रोविजन पढ़ा ना कि अननेसेसरी किसी भी लेवल के ऐसे एक्ट करना जो ह्यूमन डिग्निटी को हैम्पर करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एट्रोसिटी कहलाता है इस एक्ट के अंदर। तो आपको समझा, अब समझ में आया वो पेपर का इंसिडेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों था, जो पूरे के पूरे एमपी पॉलिटिक्स को हिला गया था, इतना कि एमपी के जो सिटिंग सीएम थे उनको बाहर जाके उस दलित का क्या करना पड़ा, पैर धोना पड़ा था, उसको बार बार जनता को विश्वास दिलाना पड़ा था कि जो वो पार्टी है वो दलितों के अगेंस्ट नहीं है। क्यों, इतना महत्वपूर्ण है ये एक्ट। बात समझ रहे हो, यही है। तो अब यदि हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे में क्या सजा मिली, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा मिल सकती है और फाइन। लेकिन ये किसको मिला जाता है, जो एससी एसटी का मेंबर नहीं हो। तो ये जो एक्ट हमने पढ़ा ये तो बहुत बेसिक लेवल पर डिफाइन किया गया है, लेकिन मान लीजिए एक गैर एससी एसटी, यानी कि जो एससी एसटी जो कम्युनिटी का सदस्य नहीं है, उसने एक ऐसा क्राइम किया जो क्या किया जाए, जिसकी वजह से मान लो कोशिश करी एससी या एसटी को फंसाने की, कुछ फॉल्स एविडेंस देने की कोशिश करी, जिसकी वजह से एससी एसटी को यदि सजा मिल जाती तो वो क्या, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड मिल सकता है। और ऐसे केस में क्या होगा, जो गैर एससी एसटी
पर्सन होगा उसे कम से कम लाइफ सेंटेंस मिलेगी और उसके साथ फाइन भी मिलेगा। और यदि मान लो ऐसा इस पर्सन ने किया और SC ST की एक्चुअल में क्या किया जाए, उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए, कन्विक्ट हो जाए, उसके बाद क्या होगा, उस गैर SC ST को भी पनिशमेंट विथ डेथ मिलेगी। बात समझ में आई? तो यदि एक गैर SC ST क्या काम किया, एक ऐसा एविडेंस पेश किया जो कि गलत है, जिससे SC या ST को क्या होगा, इस सदस्य के लोगों को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड मिल सकता है, उन सारे केसेस में क्या होगा, उसमें उन्हें कम से कम लाइफ की इंप्रिजनमेंट मिलेगी और फाइन भी मिलेगा। और यदि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, उन्हें मृत्युदंड मिल गया है, तो ऐसे गैर SC ST को भी मृत्युदंड ही मिलेगा। परंतु यहां पर दूसरी कंडीशन है, यदि ऐसे केस में फंसाया SC ST को जिसमें क्या हो, कम से कम 7 साल की सजा या उससे ज्यादा हो, तब क्या होगा, जो गैर SC ST जिसने फॉल्स एविडेंस दिया, उसे 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा उसे कम से कम मिलेगी और फाइन भी अलग से देना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कोई पर्सन, कौन पर्सन, नॉन SC ST, एक पर्सन SC या ST पर्सन के खिलाफ कोई मिस्चीवियस एक्ट प्ले करता है। कैसा मिस्चीवियस एक्ट? आग के साथ, फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसमें उसे पता है कि SC या ST जो कम्युनिटी के सदस्य हैं वहां रहते हैं, और ये करने का क्या इंटेंशन है, ताकि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या हो, डैमेज पहुंचे। तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा मिलेगी। लेकिन उसकी जो आशय है, डैमेज की जगह पूरी की पूरी बिल्डिंग को नष्ट करने की आशा है, तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस पर्सन को जिंदगी भर की इंप्रिजनमेंट मिलेगी विथ फाइन। तो यदि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को हानि पहुंचाने की आशा है, तो 6 महीने से 7 साल के बीच में सजा मिलेगी, और बिल्डिंग को पूरी की पूरी तरीके से डैमेज, डिस्ट्रॉय करने की आशा है, तो जिंदगी भर की इंप्रिजनमेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट यदि कोई करता है, नॉन SC ST मेंबर, जो इंप्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स तक की के लिए क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट करना पड़ेगा, यदि वो SC और ST के अगेंस्ट, ये जानते हुए कि वो भैया SC ST कम्युनिटी का सदस्य है और उसके खिलाफ कोई क्राइम किया, तो उसे 10 साल से भी ज्यादा लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा देनी पड़ेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम, यदि कोई लोक सेवक है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या होगा, उस लोक सेवक को उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो कम से कम उसे 1 साल की सजा मिलेगी, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ड्यूटी नहीं, सॉरी, उसने क्या किया, यदि पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा क्राइम किया, ठीक है, जो इस एक्ट के अगेंस्ट हो, तो कम से कम 1 साल की सजा उसे मिलेगी। आम आदमी को कितनी मिलती है, 6 महीने से 5 साल के बीच में। लेकिन यदि कोई लोक सेवक है जिसने ऐसा क्राइम किया SC ST के लिए, तो मिनिमम उसे कितनी सजा मिलेगी, उसे मिनिमम मिलेगी 1 ईयर की, दुगना टू कॉमन पीपल। क्यों? क्योंकि रक्षक बक्षक नहीं बन सकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट होता क्या है, यह हमने ऑलरेडी दे दिया, सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। किसी भी कानून के अंदर यदि उसे पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया गया है, या तो वो केंद्रीय सरकार के अंदर हो या तो वो राज्य सरकार के अंदर हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है, वो हम लोगों ने अभी जो एट्रोसिटीज है उसे खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, सेक्शन 4 से हम स्टार्ट करेंगे, और यदि वो ड्यूटीज फुलफिल करने में असफल होते हैं तो क्या क्या पनिशमेंट उन्हें दी जा सकती है। तो ये सारे प्रोविजंस की हम बात करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। एंड एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चीज को लिखेंगे नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आपका होगा नहीं, तो प्लीज लिखिएगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, प्लीज एंड प्लीज अपने बेनिफिट के लिए जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।